हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को बहुत बेहतरीन और सुदृढ़ बनाने के लिए जो आपके सामने ये जीरो टू हीरो बैच चल रहा है मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत आपकी ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल क्लास लगातार चलती आ रही है और उसके अंतर्गत अपन ने कई टॉपिकों पे अध्ययन कर भी लिया है और जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक अपना चल रहा है उसमें आज अपन अध्ययन करेंगे अरावली पर। हालांकि इससे पहले भी अरावली पर दो वीडियोज पर अपन ने अध्ययन कर भी लिया था मेरे भाइयों। तो अब अरावली पे ये जो लास्ट आज की वीडियोज रहेगी मेरे भाइयों, इसमें अपन अरावली को कवर कर लेंगे और बीच में मैं एक सूचना भी आपको दूंगा, उसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहें, कहीं छोड़ के नहीं जाए और जल्दी से सेशन को लाइव कर दीजिए। क्योंकि बीच में सूचना ये रहेगी कि आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने देखे थे कमेंट पे कि सर हमारा कुछ पेपर वगैरह क्वेश्चन वगैरह भी होने चाहिए, तो उसके लिए भी आज मैं एक तरीका ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे 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 मेरे भाई, और चलते हैं अपन सेशन की ओर। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, अगर कोई भी विद्यार्थी नया है मेरे भाइयों तो वो अपने यहाँ लक्ष्य परिवार का अगर हिस्सा बनना चाहता है तो देखिए अक्षांश जो पब्लिकेशन है इसके अंतर्गत हम बुकों से संबंधित अपडेट आपको देते रहते हैं। तो अक्षांश आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसके अलावा लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का ये व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित या वैकेंसी से संबंधित आपको नवीन नवीन जानकारी मिलती रहती है जो आपके लिए वो भी बहुत उपयोगी है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य क्लासेस उदयपुर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों, जो भी नए विद्यार्थी हैं। और यहां पे सबसे पहले चलते हैं बेटा अरावली के दर्रे। कल अपन अरावली के बारे में काफी कुछ अपन ने जान लिया था और अब चर्चा करेंगे अपन क्या बेटा अरावली के दर्रों पर। तो अरावली के दर्रे का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझेंगे बेटा दर्रे का अर्थ क्या होता है। तो दर्रे का अर्थ आप बताएंगे बेटा, जैसे सुनो, जैसे बेटा ये आपका कोई पहाड़ी एरिया है, जी सर ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और बेटा ये भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। इन दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य बनाए जाने वाला ये जो सीधा रास्ता होता है, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य बनाए जाने वाला बेटा ये सीधा व तंग रास्ता, सीधा व तंग जो रास्ता होता है, जो बेटा दो स्थानों को जोड़ता है, इधर वाले स्थान को और इधर वाले स्थानों को, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में अगर ये रास्ता नहीं होगा तो बताइए यहाँ रहने वाली पब्लिक इसी प्रकार राउंड लगा के वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन जैसे दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य एक सीधा और तंग रास्ता आपका बना दिया जाता है, जिस पर रोड मार्ग आपका बना दिया जाता है, तो ये दो स्थानों को एकदम डायरेक्ट जोड़ देगा। बेटा ऐसा जो रास्ता होता है उसे कहा जाता है दर्रा। सीधी सीधी सी बात कहूं तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला, सीधी सी बात कहूं तो बेटा ध्यान रखना, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला, तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला भाई सब सीधा प्लस नीचा। भाई ये दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में आप देखेंगे तो नीचा ही है, सीधा प्लस नीचा प्लस तंग रास्ता। तंग रास्ता मेरे भाइयों पता है क्या कहलाता है बेटा, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, दर्रा कहलाता है। तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला सीधा व तंग रास्ता और नीचा जो होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि बेटा इसे हर जगह दर्रा नहीं बोलते, एक आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, जी सर इसके भी बेटा उपनाम होते हैं। जैसे अगर अपन दर्रे की बात कर रहे हैं तो बेटा दर्रे के भी क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। जैसे कि सर, जैसे बेटा दर्रे को हर जगह दर्रा नहीं कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे आप कभी भी बेटा जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर में बेटा दर्रों को पता है क्या कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत दर्रों को बेटा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं, कौल। उत्तराखंड के अंतर्गत अगर जाओगे तो वहां पे पता है दर्रों को बेटा ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ला। राजस्थान के अंतर्गत आओगे तो यहाँ दर्रों को पता है नाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाल। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं आप सह्याद्री भी बोलते हैं, उधर जाएंगे तो दर्रों को पता है क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। और अगर अंग्रेजी शब्दावली के अंतर्गत में बात करूं तो अंग्रेजी में इसे पासेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पासेज कहा जाता है। तो मेरे भाइयों दर्रों को कई नामों से जाना जाता है बेटा। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत दर्रों को क्या कहा जाता है, कौल। जैसे भारत का उत्तरतम बिंदु भी है इंदिरा, कौल। उत्तराखंड में दर्रों को ला कहते हैं मेरे भाइयों, मानाला, नीतीला, थांगला, ये सभी उत्तराखंड के दर्रे हैं।
और राजस्थान में नाल कहते हैं डेवर की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देसुरी की नाल, बर नाल, पगल्या की नाल। ओके सर। और पश्चिमी घाट पे घाट कहा जाता है दर्रों को, जहां पे कुछ उदाहरण आते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ओके सर। और अंग्रेजी के अंतर्गत मेरे भाई उनको क्या कहा जाता है, पासेज कहा जाता है। टॉपिक वाइज ही टेस्ट होगा, आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए मैं बीच में सूचना दूंगा, अभी आप पढ़ने पे ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों जी, उसके लिए अपन बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए बीच में। तो दर्रे का मीनिंग आपको समझ में आ गया, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला सीधा व तंग व नीचा जो रास्ता होता है बेटा, उसे कहा जाता है क्या, दर्रा। अब अपने अरावली के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे अपन को मिलने वाले हैं, उन पर अपन अध्ययन करेंगे। चलिए तो यहां पे लेके आते हैं भाई साहब आपको सबसे पहली बात तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि अरावली पर्वतमाला में जो दर्रे पाए जाते हैं बेटा, जी सर, तो ये अपनी हो गई बेटा कौन, अरावली पर्वतमाला। जी सर। अब इस अरावली पर्वतमाला को जब मैं कल अध्ययन करा रहा था आपको, तो आप सबको मालूम है कि मैंने अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा है कई बार। जी सर। तो ये अपने पास हो गई उत्तरी अरावली। जी, अच्छे से देखना कौन सी अरावली में सबसे ज्यादा दर्रे आपको मिलेंगे। ये हो गई आपकी मध्य अरावली, ठीक है सर, ये मध्य अरावली हो गई। और बेटा ये हो गई आपकी दक्षिणी अरावली। अब बेटा अगर कल को ये पूछे कि तीनों अरावली में से सबसे ज्यादा दर्रे कहां देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा सर्वाधिक दर्रे भाई साहब आपके सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। तो कौन सी अरावली है बेटा जिसमें सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, तो वो ध्यान रखना दक्षिणी अरावली। कौन कौन से जिले में कौन कौन से दर्रे रहेंगे वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। आइए भाई साहब बहुत इजी गोइंग बताएंगे अपन। यह सबसे पहले मैं चलता हूं आपको उदयपुर के अंतर्गत लेके, कहां पे भाई साहब, उदयपुर के अंतर्गत लेके आता हूं। और उदयपुर के अंतर्गत आपके कौन कौन से दर्रे रहेंगे पहले आप उनको देखिए बेटा, उदयपुर के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे रहेंगे। जी सर, यहां आपके एक तो रहेंगे बेटा उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। एक इधर की तरफ आप आएंगे तो बेटा यहां मिलेंगे आपको राजसमंद की तरफ, ठीक है सर। एक दर्रा आपको मिलेगा दक्षिणी अरावली के अंतर्गत सलुम्बर में, और एक दर्रा आपको मिलेगा कहां, पाली। इसका मतलब दक्षिणी अरावली में जो दर्रे रहेंगे बेटा वो कौन कौन से जिले में रहेंगे, उदयपुर, राजसमंद, सलुम्बर और पाली। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर सलुम्बर में कौन सा दर्रा है, तो बेटा सलुम्बर आप जिले के अंतर्गत जाएंगे तो यहां पे एक दर्रा मिलेगा आपको जिसे आप कहेंगे डेवर की नाल। क्या कहेंगे बेटा, डेवर की नाल, ठीक है सर। फिर आप आ जाएंगे बेटा किधर, उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे रहेंगे, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि भाई साहब एक तो मिलेगा देवारी की नाल, कौन सा, देवारी की नाल। ओके सर। एक भाई साहब आपको मिलेगा यहां पे केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। ओके सर, केवड़ा की नाल। एक भाई साहब आपको यहां पे मिलेगा बेटा देखने के लिए जिसे आप कहेंगे फुलवारी की नाल। ओके सर। और बेटा एक रहेगा जिसे आप कहेंगे हाथी की नाल, हाथी की नाल। इसका मतलब आपका ये भी पहले किस में हुआ करता था, डेवर की नाल उदयपुर में, लेकिन जैसे ही सलुम्बर अलग हुआ तो बेटा ये अलग हो गया। तो देखो ये सारे आपको याद रखने कहां पे, उदयपुर में, क्या डेवर की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी की नाल। सिंपल कैसे बनाएंगे बेटा, ऐसे अच्छे से समझना, ऐसे बोलेंगे आप कि यहीं से बोल लेंगे डेवर में केवड़ा का, डेवर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, डेवर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो डेवर से डेवर की नाल, केवड़ा से केवड़ा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल और हाथी से हाथी की नाल। एक को वैसे याद कर लेंगे बेटा, देवारी वाली को वैसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करता हूं उदयपुर के बाद, वहां पे लिखा हुआ है कि राजसमंद में कुछ नाल आपको देखने को मिलेंगे। जी सर। अब राजसमंद में कौन कौन सी मिलेंगी तो वो भी देखिए। राजसमंद के अंतर्गत एक नाल मिलती है जिसे आप कहेंगे सोमेश्वर की नाल। कौन सी नाल बेटा, सोमेश्वर की नाल, ठीक है सर। एक आएगी जिसे बेटा आप कहेंगे पगल्या या झीलवाड़ा की नाल, पगल्या या झीलवाड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल, पगल्या या झीलवाड़ा की नाल। तीसरी आएगी मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे गोरम घाट, क्या कहेंगे, गोरम घाट। और चौथी आएगी मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे कमली या खमली की नाल, कमली या खमली की नाल। ओके सर। और नंबर 5 पे आएगी जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों हाथीगुड़ा की नाल, क्या कहेंगे बेटा, हाथीगुड़ा की नाल। तो भाई साहब ये जो नाल आपकी रहेंगी बेटा ये राजसमंद में रहेंगी। ध्यान रहे बेटा कि हाथी की नाल तो है उदयपुर में और हाथीगुड़ा की नाल है राजसमंद में। और इसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूं कहां पे बेटा,
पाली के अंतर्गत लेके चलूं तो पाली में एक नाल रहेगी जिसे आप कहेंगे देसुरी की नाल। कौन सी नाल? देसुरी की नाल। तो ये तो सारी नालें पता है बेटा आपकी कहां रहेंगी? दक्षिणी अरावली में रहेंगी। अब मध्य अरावली के अंतर्गत जब आप आते हो तो मध्य अरावली में आपको नाल मिलेंगी भाई साहब कहां पर? ब्यावर के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अब ब्यावर में सर कौन कौन सी नालें रहेंगी तो वो भी देख लीजिए बेटा। ब्यावर के अंतर्गत जो नाल आपकी रहेंगी मध्य अरावली में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाल आएगी बरनाल। कौन सी? बर। एक आएगी परवारिया नाल। कौन सी बेटा? परवारिया की नाल। ओके सर, परवारिया की नाल। एक नाल आएगी जिसे आप कहेंगे सुरा नाल। क्या बेटा? सुरा नाल। और बेटा एक नाल आएगी जिसे आप कहेंगे सिपुरा नाल। कौन सी नाल बेटा? सिपुरा नाल। तो मेरे भाइयों यहां पे जो आपने ये देखी है बेटा, ये आपकी नाल रहेंगी किसमें? अरावली में। अब देखो ऐसे तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पता है क्या बनता है? कई बार तो ऐसे बन जाता है कि नाल दे देता है, जिले दे देता है, मिलान करवा लेता है। और कई बार मेरे भाइयों इस प्रकार के भी क्वेश्चन इसमें से रहे हैं कि दक्षिणी अरावली में कौन सी नाल नहीं है, तो एक आध ब्यावर से उठा के दे देता है, बाकी 3 दक्षिणी अरावली से दे देता है। और कुछ आपके इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहे हैं कि इन नालों में कुछ महत्वपूर्ण नालें हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो भाई साहब जो महत्वपूर्ण नाल है ना, उन पे आप एक बार भाई साहब गौर फरमाइए, मैं बता रहा हूं, और उनको जरूर याद करना है सर। चलिए बताइए क्या बात करनी थी बेटा आपसे। चलिए मेरे भाइयों, तो यहां तक आप अरावली में जो स्थित दर्रे थे वो मैंने सारे बताए, दोबारा से बता देता हूं। सलुम्बर में रहेगी डेबर की नाल, उदयपुर में भाई साहब आपकी केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी की नाल, और एक रहेगी मेरे भाइयों कौन सी? देवारी की नाल। ठीक है सर। राजसमंद में सोमेश्वर की नाल, पगल्या या जीलवाड़ा की नाल मेरे भाइयों, गोरम घाट, हाथीगुड़ा की नाल, कमली या खमली की नाल रहेगी। और आपके पाली के अंतर्गत देसुरी की नाल रहेगी। ठीक है सर। और ब्यावर के अंतर्गत बरनाल, परवारिया नाल, सुरा नाल और पखारिया की नाल रहेगी। ओके, सभी को वापस पुनः गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से सेशन को बेटा शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। अब चलते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट नालों पे अध्ययन करने के लिए। जी सर। और उसमें सबसे पहले नाल आपके सामने आ चुकी है, क्या? देवारी की नाल। अब अच्छे से सुनना बेटा हर चीज को। देवारी की जो नाल आप पढ़ रहे थे, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये थी कहां पे? आपके उदयपुर के अंतर्गत थी। जी सर। और उदयपुर का मतलब कौन सी अरावली आ जाएगी? आप सब जानते ही हैं, उदयपुर का मतलब ये दक्षिणी अरावली आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये उदयपुर के अंतर्गत दक्षिणी अरावली में स्थित है। चलिए ये भी ठीक है सर। अब अगली बात, देवारी की नाल है किस चीज के लिए जानी जाती है? ध्यान से सुनना भाई साहब, देवारी की नाल इंपॉर्टेंट नाल है। जी सर। तो ऐसे मानिए आप, तो ये आपके देवारी की नाल है। ओके सर। ये क्या है? देवारी की नाल। और ये आपके राजस्थान का मैप, ये आपके राजस्थान का मैप, और ये मैंने बना ली भाई साहब आपके लिए, मान लीजिए क्या? देवारी की नाल। ओके सर, ठीक है। अब सुनना बेटा अच्छे तरीके से। जी सर। जो आप देवारी की नाल देख रहे हैं, यहां उदयपुर के अंतर्गत बना लेते हैं इसे। यहां पे ये रहेगी मेरे भाइयों आपकी कौन सी नाल? देवारी की नाल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके जाएगी बेटा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब देवारी की जो नाल है मेरे भाइयों, ये किसको किससे जोड़ती है पहले ध्यान देना बेटा। ये है तो उदयपुर में। ठीक है सर। अब इसमें मेन मीनिंग क्या है? तो बेटा एक भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा है जो चालू होता है सिलचर, और सिलचर पड़ता है बेटा असम। जी सर। यहां से भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा शुरू होता है। जी। और इस प्रकार से हाड़ौती से एंट्री करके मेरे भाइयों इसी नाल से गुजरता है, ये इसी नाल से गुजरते हुए पूर्व पश्चिम गलियारा, और सीधा पहुंचता है भाई साहब पोरबंदर। और पोरबंदर आपका पड़ता है जी गुजरात। कहां पड़ता है बेटा? गुजरात। तो मैं अगर सीधा सीधा सा आपको देवारी की नाल में यह कहूं कि यह नाल भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ती है, तो भाई साहब बिल्कुल। या यह नाल भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे से संबंधित है? जी बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब इसमें एक बात तो ये कि असम के सिलचर से पोरबंदर तक जो गुजरात तक आता है, इसे कहते हैं मेरे भाइयों भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा। और भाई साहब पूर्व पश्चिम गलियारा संबंधित है किस नाल से? देवारी की नाल से। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। और जब बात करता हूं ये एनएच कौन सा आता है इस पे, तो ध्यान रखना इस पे जो एनएच आता है वो एनएच 27 है। इंपॉर्टेंट बात पहली। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी सुनो बेटा। इसके अलावा आपका एक रोड आता है यहां दिल्ली से। जी सर बिल्कुल। और दिल्ली से चालू होकर
ये आपके इस प्रकार से दिल्ली से चालू होकर ये भी मेरे भाइयों इसी नाल से गुजरता है सर। बिल्कुल ठीक सर, इसी नाल से गुजरता है और ये पता है कहां तक जाता है, मुंबई तक जाता है। दिल्ली से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, मुंबई तक। अब अगर मैं ऐसे करता हूं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर दिल्ली, तो आप सब बच्चे समझ पा रहे होंगे कि यह भारत में एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाई साहब आपका ये वाला हिस्सा भी किस नाल से गुजरता है, देवारी की नाल से गुजरता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, ये दिल्ली से मुंबई होते हुए जो आपका मार्ग जा रहा है ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग, इसका मतलब अब यहां पे दो चीजें आई मेरे भाइयों। किसके अंतर्गत बेटा, देवारी की नाल में। पहली बात तो क्या आई कि ये जो नाल है इससे भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, बिल्कुल राइट सर, और इसी से भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग गुजरता है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए कह रहा था ये इंपॉर्टेंट नाल है। और यहां पे अगर मैं एनएच की बात करूंगा तो ये एनएच रहेगा बेटा क्या, 48। क्या रहेगा, एनएच 48। बोलो बात क्लियर है जी सर। अब भाई साहब इसीलिए कह रहा था ये नाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बेटा, देवारी की नाल। आपको क्लियर दिख रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग इससे मिलता है, किससे, देवारी की नाल से। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं आपके लिए भाई साहब, ध्यान रखना, यह नाल पूर्व पश्चिम गलियारा, यह नाल पूर्व पश्चिम गलियारा व स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग, योजना का भाग मानी जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग मानी जाती है। बताइए भाई साहब एक बार कमेंट करके, गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, दोबारा से एक बार कमेंट करके बताइए कि ये वाली नाल आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि ये पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग रहेगी। रेनू बेटा ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग रहेगी और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग रहेगी। बोलो क्लियर है जी सर। तो अब चलते भाई साहब अगली बात जी, अब चलते डेवर की नाल, डेवर की नाल को। जी सर, राधे राधे, ओके बेटा। चलिए अब चलेंगे बेटा डेवर की नाल। और डेवर की नाल में क्या है मेरे भाइयों, पहले उसे समझिए आराम से। तो सबसे पहले डेवर की नाल आपकी पहुंच चुकी है कहां पे, सलुम्बर के अंतर्गत पहुंच चुकी है। और बेटा कौन सी अरावली में आएगी, तो ध्यान रखना बेटा ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। कौन सी अरावली में स्थित है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। ओके सर। अब अगली बात डेवर की नाल में और क्या है सर, तो सुनना बेटा, जो डेवर की नाल है, जैसे मान लीजिए ये दो पहाड़ी क्षेत्र, ओके सर, और इन दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में यहां पे है आपकी कौन, डेवर की नाल। ओके सर, डेवर की नाल। इस डेवर की नाल से बेटा, इस डेवर की नाल से एक नदी निकल के आती है मेरे भाइयों। और ये जो नदी निकल के आती है बेटा, ध्यान रखेंगे, उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी। ध्यान रखना बेटा, गोमती नदी इस नाल से प्रवाहित होती है। गोमती नदी इस नाल से क्या होती है बेटा, प्रवाहित होती है। ठीक है सर। डेवर की नाल से कल को पूछा जाए कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे गोमती नदी प्रवाहित होती है। ओके। अब इसके बाद गोमती नदी प्रवाहित होने के बाद ध्यान रखेंगे बेटा, इस गोमती नदी का पानी एक झील में जाता है और उस झील को आप कहते हैं जयसमंद झील। कौन सी झील कहते हैं बेटा, जयसमंद झील। और जयसमंद झील की स्थिति भी कहां आ चुकी है, सलुम्बर के अंतर्गत आ चुकी है। अब बेटा जयसमंद झील के अंतर्गत जो पानी जा रहा है वो कौन सी नदी का जा रहा है, गोमती नदी का। और ध्यान रखेंगे गोमती नदी किस नाल से प्रवाहित हो रही है, डेवर की नाल से। इसीलिए बेटा आपने पढ़ा होगा कि जयसमंद झील का, इसीलिए बेटा जयसमंद झील का आपने पढ़ा है, प्राचीन जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था मेरे भाइयों क्या, डेवर झील। अच्छा सर, तो ये बात है, बिल्कुल भाई साहब ये बात है। इसीलिए कहता हूं मेरे भाइयों, हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे ना तो पढ़ाई आसान लगने लगेगी मेरे भाइयों। बिल्कुल। तो देखो मैं जिस तरीके से समझाता हूं आपको यार, एक ही बार में तो सेट कर देता हूं। बिल्कुल सर। और फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो तो देखो दुख की बात तो है, इतनी जल्दी आप जगते भी हो। भरतपुर से प्रणाम मेरे भाइयों, सभी मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ाई को सुचारू रूप से रखो। डेवर की जो नाल है वो सलुम्बर के अंतर्गत रहेगी, दक्षिणी अरावली में स्थित रहेगी। डेवर की जो नाल है उससे प्रवाहित होने वाली जो नदी रहेगी वो गोमती रहेगी। और गोमती नदी मेरे भाइयों अपना पानी ले जाके गिरती है जयसमंद झील सलुम्बर में। इसीलिए बेटा जयसमंद झील सलुम्बर का प्राचीन नाम हुआ करता था क्या, डेवर झील। पहले तो यूं बताओ, ये दोनों की दोनों आपको मेरे भाइयों, ये आपकी जो नाल थी ये क्लियर हो गई। एक कौन सी थी बेटा, पहली देवारी की नाल,
और फिर मैंने बताई आपको किसकी, देवर की नाल। पहले यूं बताइए ये क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है, जी सर क्लियर, ओके मेरे भाइयों ओके। अब चलते बेटा अगले पॉइंट के अंतर्गत। आपके पास आती है बेटा एक फुलवारी की नाल। ध्यान रखेंगे बेटा इसकी जो स्थिति है फुलवारी की नाल की, ये बेटा आपके उदयपुर के अंतर्गत है। और ये पता है कौन सी अरावली के अंतर्गत है? तो ये दक्षिणी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। जी सर। और मेरे भाइयों इस नाल से आपकी जो नदियां बहती हैं पहले उन्हें देख लो। तो ये आपके दो पहाड़ी क्षेत्र और इन पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में स्थित ये नाल, जिसे बेटा आप कह रहे हैं क्या, फुलवारी की नाल। जी सर फुलवारी की नाल। और बेटा यहां से ध्यान रखेंगे आप, यहां से इस नाल से बेटा आपकी ऐसे करके 3 नदियां बहती हैं मेरे भाइयों। जी सर। और वो 3 नदियों के आपको नाम पता होना चाहिए बेटा। जी ओके सर। जिसमें से बेटा इसी नाल से बहती हैं, कौन सी नाल से बेटा, फुलवारी की नाल से। उसमें बेटा एक नदी का नाम है सोम नदी। कौन सी नदी, सोम नदी। एक का नाम है मेरे भाइयों मानसी नदी। कौन सी नदी, मानसी नदी। और बेटा एक का नाम है वाकल नदी। सोम नदी, मानसी नदी और वाकल नदी। अब ये ध्यान रहे कहीं ऐसा मत कर देना सोम पढ़ के और डायरेक्ट आप कह दो कि सोम माही जाखम। तो भाई साहब मैं त्रिवेणी नहीं बनवा रहा, मैं त्रिवेणी नहीं बनवा रहा हूं भाई साहब। मैं तो मेरे भाइयों यहां पे ये कह रहा हूं कि इस वाली नाल से आपकी 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। वो त्रिवेणी तो डूंगरपुर के नवा टापरा में पड़ेगा। इससे पहले ज्योग्राफी की जो कितनी क्लास हुई है बेटा आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, ये लगभग 13वीं क्लास है। मैंने बिल्कुल जीरो से ज्योग्राफी उठाई और तब तक इसे पढ़ते रहेंगे जब तक दी एंड नहीं कर देते। ये विश्वसनीयता आप में भी होनी चाहिए और आपकी मेरे ऊपर भी होनी चाहिए। बेफिक्र रहिए, पूरा कवर करेंगे, बशर्ते आप भाई साहब पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ सुबह जुड़िए और आराम से क्लास का आनंद लीजिए। तो फुलवारी की नाल से मेरे भाइयों 3 नदियां प्रवाहित होंगी, जिनमें एक सोम, एक मानसी और एक कौन सी नदी रहेगी बेटा, वाकल नदी। तो कभी भी पूछा जाए फुलवारी की नाल से कौन सी 3 नदियां प्रवाहित होती है, तो ये 3 नदियां प्रवाहित होंगी बेटा इस नाल से। ध्यान रखना। तो यहां पे लिख देता हूं बेटा इस नाल से मेरे भाइयों प्रवाहित होने वाली नदी। तो इस नाल से प्रवाहित होने वाली नदी, तो कभी भी पूछा जाए कि इस नाल से प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी रहेंगी, सोम, मानसी, वाकल। अब चलते हैं सर केवड़ा की नाल पर। ओके सर। और केवड़ा की नाल में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो बेटा ये है कहां, उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है सर। और ध्यान रखेंगे बेटा ये भी कौन सी अरावली में आ जाती है, दक्षिणी अरावली में। ओके सर। तो ये भी आपकी दक्षिणी अरावली में स्थित है मेरे भाइयों। जी सर दक्षिणी अरावली में स्थित है। और केवड़ा की नाल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ध्यान रखना बेटा, जैसे आप राजस्थान का मैप बनाते हो। जी सर बिल्कुल बनाते हैं सर। तो इसके अंतर्गत मेरे भाइयों यहां पे आप 2 जिले दर्शाते हो। इधर की तरफ आप दर्शाएंगे उदयपुर। ओके सर उदयपुर। जी सर। और थोड़ा सा आगे केवड़ा की जो नाल है ये भाई साहब थोड़ा आगे जो इधर की तरफ अलग हुआ है मेरे भाइयों सलुम्बर। जी सर। तो भाई साहब यहां पे पड़ेगी आपकी कौन सी नाल, ये बेटा केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। मेरा सीधा सीधा सा मीनिंग यह है कि कभी भी पूछा जाए कि केवड़ा की नाल का महत्व क्या है, तो बस आप इतना सा बता देना कि भाई साहब जो ये नाल है ना, ये जो नाल है ये उदयपुर को सलुम्बर से जोड़ती है। उदयपुर को किससे जोड़ती है बेटा, सलुम्बर से जोड़ती है। कौन सी नाल, केवड़ा की नाल। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे भाई साहब इसके बारे में कि यह नाल मेरे भाइयों सलुम्बर को, जी सर, यह नाल सलुम्बर को उदयपुर से या उदयपुर को सलुम्बर से, यह नाल सलुम्बर को उदयपुर से जोड़ती है। कैसे भी बोल लेना, चाहे ये कह देना कि सलुम्बर को उदयपुर से, चाहे उदयपुर को सलुम्बर से जोड़ती है। क्लियर है। तो अपन ने यहां कुछ नालें और देख ली मेरे भाइयों, जिनमें फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक आती है पगल्या या झीलवाड़ा की नाल। काफी इंपॉर्टेंट नाल है, ध्यान देना, अच्छे तरीके से सुनना बेटा। जी सर। तो यहां पे जब आप राजस्थान का मैप बनाओगे, ओके सुनना मेरे भाइयों, ये राजस्थान का जब मैप बनाओगे तो ये पगल्या या झीलवाड़ा की जो नाल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति मैंने कहां पे बताई है आपको, राजसमंद में। और कौन सी अरावली में बताई है बेटा, तो ये स्थित है आपके दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में स्थित, दक्षिणी अरावली में स्थित है। ओके सर। अब सुनना बेटा, पगल्या या झीलवाड़ा की जो नाल रहेगी मेरे भाइयों वो यहां पे ये रहेगी, ये है आपकी कौन सी नाल, पगल्या की नाल। अब देखना बेटा क्या होने वाला है, ये पगल्या की नाल, और पगल्या की नाल आपकी आ चुकी है राजसमंद में। ठीक है सर। तो इसका जो भाई साहब मार्ग रहेगा उसे देखो आप, तो
ये राजसमंद से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये राजसमंद से स्टार्ट होके बेटा और ऐसे इधर की तरफ आएगी, पता है कहां पे, पाली। कहां पे आ जाएगी, पाली। और इधर कौन सा जिला है, राजसमंद। अब ध्यान रखना ये जो नाल है राजसमंद को किससे जोड़ रही है, पाली से, ठीक है सर। अब राजसमंद जो आता है बेटा वो आपका आता है किसमें, मेवाड़ में, गजब की बात गुरुजी। और पाली जो आता है वो ध्यान रखना बेटा ये आता है मारवाड़ में। पाली किसमें आता है, मारवाड़ में, गजब की बात। तो भाई साहब एग्जामिनर तो पता है क्या पूछता है आप लोगों से, एग्जामिनर तो ये पूछेगा वह कौन सी नाल है जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, नहीं है क्या, वो तो पूछता है वह कौन सी नाल है जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। तो भाई साहब मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल का नाम है पगल्या या झीलवाड़ा की नाल। तो पगल्या की नाल वैसे तो रहेगी कहां पे, राजसमंद के अंतर्गत, और आपका इसका रोड मार्ग जाता है कहां तक बेटा, पाली तक। तो राजसमंद किसमें आता है, मेवाड़ में, और पाली किसमें आता है, मारवाड़ में। तो आप ध्यान रखेंगे ये वाली बात कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली जो नाल रहेगी बेटा वो कौन सी रहेगी, पगल्या या झीलवाड़ा की नाल। बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं भाई साहब ध्यान रख लेना ये वाली बात। यह नाल मेवाड़, और मेवाड़ के अंतर्गत एक जिला आया है आपका राजसमंद, जी सर। यह नाल मेवाड़ को मारवाड़, और मारवाड़ के अंतर्गत भी एक जिला रहेगा जिसे आप कहेंगे पाली। तो यह नाल मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, ध्यान रखना है बेटा ये वाली बात। ओके सर। अब चलते हैं हाथीगुड़ा की नाल पर। ओके सर। तो हाथीगुड़ा की नाल भी ध्यान रखेंगे आपकी कहां पे रहने वाली है बेटा, राजसमंद के अंतर्गत रहेगी, जी सर। और कौन सी अरावली में रहेगी, ये भी दक्षिणी अरावली में। कौन सी अरावली में बेटा, दक्षिणी अरावली में स्थित है मेरे भाइयों आपकी कौन सी नाल, हाथीगुड़ा की नाल। अब इसका मैटर क्या है बेटा, हाथीगुड़ा की नाल का, ये भी एक अच्छा पॉइंट आपको देके जाएगी, जी सर। और इसे भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैपिंग से समझाने की, कहां से, मैपिंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए भाई साहब, अच्छे तरीके से सुनना बेटा, जी गुरुजी। तो भाई साहब हाथीगुड़ा की जो नाल है ये आपके राजसमंद में पड़ती है। ऐसे मान लो यहां पे है आपकी ये नाल, हाथीगुड़ा की नाल। ओके सर। और हाथीगुड़ा की नाल आप पढ़ रहे हो कहां पे, राजसमंद में। ओके सर। अब ये किसको किससे जोड़ेगी, तो यहां थोड़ी सी देर के लिए ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इधर की तरफ पड़ता है आपका सिरोही। कौन पड़ता है, सिरोही, जी सर बिल्कुल पड़ता है सिरोही। और सिरोही से होते हुए इसका रोड जाएगा कहां, राजसमंद। कहां, राजसमंद। और राजसमंद के बाद इधर की तरफ पड़ता है उदयपुर। कौन पड़ता है, उदयपुर। तो देखो ये किस किस को अटैच कर रही है, आप गौर फरमाइए। सिरोही होते हुए, राजसमंद होते हुए कहां जाएगी, उदयपुर। और उदयपुर के अंतर्गत एक स्थान जिसे आप कहते हो गोगुंदा। कौन सा स्थान, गोगुंदा। तो भाई साहब वह नाल जो सिरोही को राजसमंद होते हुए और उदयपुर के गोगुंदा से जोड़ती है, वो ध्यान रखना कौन सी नाल रहेगी, हाथीगुड़ा की नाल रहेगी बेटा। कौन सी नाल रहेगी, हाथीगुड़ा की नाल। तो इसमें भी काफी अच्छा पॉइंट है कि यह नाल सिरोही को राजसमंद होते हुए, सिरोही को राजसमंद होते हुए और मेरे भाइयों उदयपुर के बेटा गोगुंदा से, उदयपुर के गोगुंदा से जोड़ती है। तो यह नाल सिरोही के राजसमंद को होते हुए उदयपुर के किससे जोड़ती है बेटा, गोगुंदा से जोड़ती है। ये दोनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे भाइयों, ध्यान रखना इनको। ये दोनों ही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी लाइन, एक पगल्या झीलवाड़ा की नाल और एक हाथीगुड़ा की नाल। पहले यूं बताइए भाई साहब क्लियर है यहां तक नाल, जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका देसुरी की नाल। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सुनिए। देसुरी की जो नाल है मेरे भाइयों ये कहां पे रहेगी, आपकी पाली के अंतर्गत रहने वाली है। कहां पे, पाली। और पाली में आएगी तो ये भी कौन सी अरावली का हिस्सा रहेगी, ये भी बेटा दक्षिणी अरावली में स्थित रहेगी, ठीक है सर। और ये नाल किसको किससे जोड़ेगी, तो भाई सब ध्यान रखना, इसे भी बताता हूं। ये जब आप राजस्थान का मैप बनाओगे, जी सर हर एक नाल मैंने मैप में समझाई है, फिर भी आप गलती करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम भाई साहब बड़ी हो जाएगी। देसुरी की जो नाल है वो पाली के अंतर्गत है। मान लेते हैं कि यहां पे ये हो गई देसुरी की नाल, ठीक है सर। अब देसुरी की नाल किसको किससे लिंक करती है, तो अच्छे से समझो बेटा। इधर आपका ये आ गया कौन,
पाली, ओके सर। और बेटा पाली को मेरे भाइयों इधर की तरफ जब जाएंगे तो भाई साहब पड़ेगा राजसमंद। तो ये पाली को राजसमंद और राजसमंद के अंतर्गत चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर। अब भाई साहब देखो यहां पे भी किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये नाल भी तो आपकी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना जब क्वेश्चन ये हो कि मेवाड़ को मारवाड़ से, तब हमारा आंसर जाएगा पगल्या के लिए, ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन ये हो कि मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ने वाली नाल, तब आंसर आएगा देसुरी की नाल, क्योंकि पाली भी किस में आता है मेरे भाइयों, मारवाड़ के अंतर्गत आता है। और भाई साहब राजसमंद किस में आता है, मेवाड़ के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, दोनों आंसर क्यों नहीं हो सकते? बेटा पगल्या की जो नाल है उसमें लोग मेवाड़ से मारवाड़ के लिए ज्यादा जाते हैं, और इस वाली नाल में मेरे भाइयों मारवाड़ से मेवाड़ के लिए ज्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई साहब कि देसुरी की जो नाल है वो पाली और किसको अटैच करती है, राजसमंद को। और इसमें जो लोग हैं वो ध्यान रखना, आपके मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ अगर वो पूछ रहा है तब तो देसुरी रहेगी, और अगर मेरे भाइयों वो मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ जा रहा है तो फिर पगल्या रहेगी। क्लियर है बेटा? चलिए फिर आ जाती है भाई साहब एक बरनाल आपकी, ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट नाल है। जी सर बताइए सर, इसकी जो स्थिति रहेगी मेरे भाइयों, इसकी जो स्थिति रहेगी बेटा वो ध्यान रखना, इसकी जो स्थिति रहेगी वो कहां पे रहेगी, ब्यावर के अंतर्गत रहेगी। और ये जो नाल है मेरे भाइयों ये कौन सी अरावली में स्थित रहेगी, तो ये मध्य अरावली में स्थित रहेगी। कहां पे रहेगी बेटा, मध्य अरावली में स्थित है। अब इसमें क्या इंपोर्टेंस है, तो इसमें भी गजब का इंपोर्टेंस है सर बरनाल के अंतर्गत। तो बताइए, जैसे ये तो आप मान लीजिए मेरे भाइयों कौन सी नाल हो गई, बरनाल। ये कौन सी नाल हो गई, बरनाल। और बरनाल जो है वो कहां पे रहेगी, ब्यावर। लेकिन जब इसका रूट अपन देखते हैं जी सर, तो इधर उत्तर में चालू होता है इसका रूट अजमेर से, अजमेर के बाद इसका रूट आता है यहां ब्यावर, ओके सर। और ब्यावर से निकलते हुए मेरे भाइयों एक रूट तो जाता है इधर की तरफ, ब्यावर से निकलने के बाद एक रूट चला जाता है इधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो इधर की तरफ जाता है इधर पड़ता है जोधपुर, ओके सर, इसी नाल से। और एक रूट आता है इधर की तरफ, और इधर की तरफ जो रूट आता है मेरे भाइयों इधर की तरफ, ये वाला जो रूट आता है मेरे भाइयों ये आता है कहां के लिए, पाली के लिए। अब ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से, अगर बेटा इसके मैं रूट की बात कर लूं तो वो आपको क्लियर हो गया जी सर कि ये इसका जो बरनाल है उसकी स्थिति तो ब्यावर में रहेगी, लेकिन इसका रूट आता है अजमेर से ब्यावर होते हुए, एक तो जाता है जोधपुर के लिए जी सर, और बेटा एक जाता है आपके पाली के लिए, ओके सर। और यहां आपका अजमेर और कहां से आ रहा है, ब्यावर से। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो अजमेर और ब्यावर भाई साहब मिलके कहलाते हैं मेरवाड़ा। क्या कहलाते हैं बेटा, मेरवाड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मेरवाड़ा, ध्यान देना। और जोधपुर और पाली मिलके कहलाते हैं मारवाड़। क्या कहलाते हैं, मारवाड़। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भाई साहब गलती से अगर उसने ये कह दिया मेरे भाइयों, गलती से अगर उसने ये कह दिया कि कौन सी नाल है, कौन सी नाल है मेरे भाइयों जो मेरवाड़ा और मारवाड़ को जोड़ती है, देखो गौर से देखो, मेरवाड़ा और मारवाड़ को जोड़ती है वो कौन सी नाल है, तो वो है बरनाल। और अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, वह नाल जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है वो पगल्या की नाल, और वह नाल जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है देसुरी की नाल, नहीं है क्या। और अभी मैंने इसमें क्या कहा है कि वह नाल जो मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ती है बरनाल। वेरी वेरी मोस्ट मान लेना भाई साहब किसको, बरनाल को। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तो वेरी वेरी मोस्ट मान लेना भाई साहब इस नाल को, ये ध्यान रखना। मैं यहां पे लिखा भी देता हूं भाई साहब, यह नाल मेरवाड़ा को, यह नाल बेटा मेरवाड़ा को ध्यान रखना किससे जोड़ती है, तो सर यह नाल मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ती है। तो कौन सी ऐसी नाल है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, तो वो रहेगी आपकी बरनाल। बोलो क्लियर है, ओके मेरे भाइयों, ओके। अब बताओ, पहले ये कुछ थ्योरेटिकल नालें थी जो आपको याद करनी है, पहले यूं बताओ यहां तक बात जो मैंने समझाई है वो एकदम क्लियर है ना? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब आ जाता है अरावली का महत्व। अरावली के महत्व को बेटा यहां से समझते हैं कि अरावली का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो यहां से एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो आप अरावली पर्वतमाला बना रहे हैं जी सर, इस अरावली पर्वतमाला का हमने पूछा है महत्व क्या है। तो भाई साहब ये जो अरावली है,
अरावली पर्वतमाला का महत्व अभी समझाते हैं आपको 1 मिनट के अंतर्गत कि अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है सर। अब बताइए, सबसे पहले तो आप खुद ही मेरे को बताइए, अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र बताइए इधर की ओर आता कि नहीं आता? पवनों के द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ाकर इधर लाया कि नहीं लाया कि नहीं, मतलब लाती पवन के नहीं लाती? बिल्कुल लाती सर, सही कह रहे हैं आप। तो भाई साहब अरावली के कारण, मेरे भाइयों अरावली के कारण जो मरुस्थलीकरण है उसका प्रसार रुका है कि नहीं रुका है? बिल्कुल रुका है। इसका मतलब मरुस्थलीकरण के अंतर्गत भाई साहब आपके मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित हुई है कौन? अरावली। पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे। जी सर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे कि भाई साहब जितनी जैव विविधता अरावली के ऊपर पाई जाती है, राजस्थान का ऐसा कोई सा भी भौतिक प्रदेश नहीं है जितनी जैव विविधता यहां पाई जाती हो। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसका अपने आप में महत्व है। आप जितने ज्यादा अभ्यारण्य पढ़ोगे राजस्थान के अंतर्गत, जिस दिन वेजिटेशन पढ़ाऊंगा उनमें सबसे ज्यादा अभ्यारण्य देखना अरावली में मिलेंगे। जिसे आप सरिस्का अभ्यारण्य कह लीजिए, सरिस्का आ अभ्यारण्य कह लीजिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कह लीजिए, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कह लीजिए, फुलबारी की नाल अभ्यारण्य कह लीजिए, मेरे भाइयों सबसे ज्यादा माउंट आबू अभ्यारण्य कह लीजिए। ये सारे अभ्यारण्य आपको जो मिलेंगे मेरे भाइयों वो सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? अरावली पर्वतमाला में। तो यहीं पे बेटा सबसे ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है मेरे भाइयों, ठीक है। मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्य करती है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 2 पॉइंट। तीसरी बात ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें कौन से खनिज? धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मेरे भाइयों, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ये धारबाड़ क्रम की चट्टानों से युक्त है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें भी ये विशेष महत्व रखती है। और राजस्थान के अंतर्गत अरावली के इधर पश्चिम से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में, और पूर्व से निकलने वाली जो नदियां वो ले जाती हैं जल बंगाल की खाड़ी में। तो मेरे भाइयों अरावली पर्वतमाला राजस्थान के संदर्भ में जल विभाजक का भी कार्य करती है। किसका बेटा? जल विभाजक का भी कार्य करती है। ये 3-4 पॉइंट तो यहां पे अपन समझेंगे और कुछ पॉइंट आगे निकाल लेते हैं मेरे भाइयों। जी सर, जल विभाजक का कार्य करती है। इसके अलावा अरावली के और क्या इंपॉर्टेंस हैं अभी देखना बेटा, अरावली के और क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे वो भी आपको बताऊंगा। जी सर, तो अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा अरावली पर्वत माला, उसके अंतर्गत और क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं वो भी सुनो बेटा। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अगला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत खनिज भंडारण सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा। क्या बेटा? खनिज भंडारण इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अजायबगढ़ तो राजस्थान को कहेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार मिलते हैं तो इसे भंडार गृह कहते हैं, ध्यान रखना। अगली बात ये कि भाई साहब इसे सभ्यताओं की जननी बोला जाता है, सभ्यताओं की जननी कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। सर सभ्यताओं की जननी क्यों? राजस्थान की अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो इससे निकलने वाली नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। आप कोई सी भी सभ्यता उठा लीजिएगा, बनास नदी के किनारे गिलुंड जो सभ्यता है वो भी इसके किनारे विकसित है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ जो नदी है उस पर आहड़ सभ्यता इसी के किनारे विकसित है। कोटपुतली बहरोड से निकलने वाली बाढ़ गंगा के किनारे बैराट सभ्यता इसी के किनारे विकसित है। तो इसे सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और अगली एक बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, जो जनजातियां हैं वो सबसे ज्यादा अरावली के क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसीलिए अरावली को जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। जैसे मीणा सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? जयपुर के अंतर्गत, और जयपुर इसमें आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भील सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? उदयपुर, उदयपुर इसके अंतर्गत आता है, अरावली के अंतर्गत, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गरासिया सबसे ज्यादा कहां पे है? सिरोही, सिरोही भी इसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है सर। तो इसीलिए बेटा इस अरावली पर्वतमाला को जनजातियों की शरण स्थली कहते हैं, सभ्यताओं की जननी कहते हैं, खनिजों का भंडार गृह कहलाती है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे बेटा, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है। सर योजना प्रदेश क्यों कहते हैं? राजस्थान के अंतर्गत जो योजनाएं लागू होती हैं उनमें भाई साहब सबसे ज्यादा योजना संबंधित होती हैं किसी ना किसी अटैचमेंट के रूप में। किससे भाई साहब? अरावली से। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं किससे? अरावली से। खनिजों से संबंधित कोई योजना आएगी तो वो अरावली से सबसे ज्यादा निकलते हैं। वेजिटेशन से संबंधित कोई योजना आएगी तो वो भी इस पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। नदियों से संबंधित, बांधों से संबंधित, झीलों से संबंधित, पर्यटन से संबंधित अगर कोई योजना आएगी तो वो भी इसी पे सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। बोलो ये कुछ बातें थी जो अरावली के महत्व को दर्शाती हैं भाई साहब, और अपने आप में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर इनको ध्यान रखना। तो मरुस्थलीकरण में तो आप क्या समझे कि यह पर्वतमाला
पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। तो यह पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, पहली बात। दूसरी बात, जैव विविधता से आप क्या समझे? इस पर्वतमाला में मेरे भाइयों राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता, इस पर्वतमाला में राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओके सर। और धात्विक खनिज से आप क्या समझे मेरे भाइयों? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि इस पर्वतमाला में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस पर्वतमाला में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जिस आपकी पर्वतमाला के अंतर्गत मिलेंगी, ये कंफर्म मानना, उनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ता है? क्योंकि उनमें धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। जल विभाजक के अंतर्गत क्या कहेंगे आप बेटा? इसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा, तो बेटा इसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, क्योंकि इसके पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में, और पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदियां अपना जल ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। टेंशन फ्री रहिए मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आएंगी जब अपन अब्बा तंत्र पढ़ेंगे तब। अभी अरावली के महत्व पे बात कर लेते हैं। अगली बात भाई साहब, यहां पे अपन ने देखा कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वतमाला को मेरे भाइयों खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। पूरे ऑल ओवर राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार अगर कहीं पाया जाता है तो वो अरावली में, इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। अगली बात ध्यान रखेंगे, अरावली को सभ्यताओं की जननी, अरावली को सभ्यताओं की जननी। तो कभी भी पूछे कि अरावली को सभ्यताओं की जननी कहते हैं क्या? जी बिल्कुल कहते हैं, ज्यादातर सभ्यताएं इसी के किनारे विकसित हुई हैं। बेटा ये भी ध्यान रखेंगे, अरावली को जनजातियों की शरण स्थली, ठीक है सर। तो बेटा अरावली को जनजातियों की शरण स्थली, तो अरावली को मेरे भाइयों जनजातियों की क्या कहते हैं बेटा? शरण स्थली भी कहेंगे, ये भी ठीक है सर। और बेटा अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश, अरावली को मेरे भाइयों राजस्थान का योजना प्रदेश, तो अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि अरावली को राजस्थान का क्या कहते हैं बेटा? योजना प्रदेश कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये अरावली के महत्व को दर्शाती हैं मेरे भाइयों। जी सर, और ये जरूर आपको याद रखनी है। अगली बात, अरावली की चट्टान। मेरे भाइयों कभी भी आपको यह पूछा जाए कि अरावली की भू-आकृतिक, अरावली की भू-आकृतिक संरचना का अध्ययन, भू-आकृतिक संरचना का अध्ययन। भाई साहब अरावली की सबसे पहले मेरे भाइयों भू-आकृतिक संरचना का अध्ययन जो किया था उस विद्वान का नाम ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है बेटा, A.M. हेरोन था। कौन था बेटा? A.M. हेरोन। तो कभी भी कहा जाए कि अरावली की भू आकृतिक संरचना का सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? A.M. हेरोन। और जब इससे पूछा गया कि आप अरावली को कौन सी चट्टानों से निर्मित मानते हो, तो इन्होंने अपने विचारों में कहा कि मेरे लिए अरावली धेली महासमूह की चट्टानों से निर्मित है। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं कि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, लेकिन जब यह व्यक्ति विशेष दिया जाए कि A.M. हेरोन के अनुसार किससे हुआ है, तब आप ध्यान रखना धेली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। और A.M. हेरोन नहीं हो, डायरेक्ट पूछे अरावली का निर्माण हुआ है, तब आप कह देंगे किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। लेकिन इस व्यक्ति विशेष ने माना है कि अरावली का निर्माण धेली महासमूह की चट्टानों से हुआ है, ध्यान रखना। तो बेटा इसके अनुसार मेरे भाइयों अरावली का निर्माण धेली महासमूह की चट्टानों से, धेली महासमूह की
चट्टानों से, देहली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है, देहली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। और भाई साहब इसने अरावली के जो उपवर्ग बताए, उपभाग बताए हैं, देहली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है, और अरावली के जो इसने भाई साहब उपभाग बताए उनमें ध्यान रखना भाई साहब, एक तो है आपका अजबगढ़ समूह, एक भाग तो बताया इन्होंने अजबगढ़ समूह, क्या बताया बेटा, अजबगढ़ समूह। एक इन्होंने कहा मेरे भाइयों अलवर समूह, एक को क्या कहा, अलवर समूह, ओके सर। और बेटा एक को इसने कहा रायलो समूह, क्या कहा बेटा, रायलो समूह। जैसे अभी अपन पढ़ के आ रहे थे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इसी प्रकार इसने इसके 3 समूह बताए, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह। दोबारा देखो, अरावली की चट्टानों की, अरावली की चट्टान जो है इनकी भूआकृतिक संरचना का, अरावली की चट्टानों की भूआकृतिक संरचना का अगर सबसे पहले किसी ने अध्ययन किया तो वो व्यक्ति था A.M. हेरोल्ड। इसके अनुसार अरावली का निर्माण देहली महासमुंद की चट्टानों से हुआ और पूरी अरावली को इसने 3 भागों में बांट के बताया, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह। ये ध्यान रखेंगे, अच्छा पॉइंट है मेरे भाइयों। इसके बाद आ जाते हैं अरावली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और अरावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि अरावली पर्वतमाला का या अरावली पर्वतमाला का, जी सर, और अरावली पर्वतमाला का आपसे पूछा जाए बेटा ये 2 पॉइंट कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, जी सर, सर्वाधिक विस्तार, और आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कहां पे है, तो ध्यान रखना भाई साहब, अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है बेटा उदयपुर में, और न्यूनतम जो विस्तार देखने को मिलता है लाडलो वो मिलता है बेटा कहां पे, अजमेर में। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार रहेगा उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार रहेगा कहां पे, अजमेर के अंतर्गत रहेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे अरावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत। दूसरी क्या बात ध्यान रखेंगे बेटा, अरावली के अंतर्गत एक शब्दावली मिलती है मेरे भाइयों जिसको आप कहते हैं भाकर, क्या कहते हैं बेटा, भाकर, अरावली के अंतर्गत। अब सर भाकर क्या होता है, तो सुनो, इस प्रकार की जो तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियां मिलती हैं सिरोही में उनको क्या कहते हैं बेटा, भाकर। तो ध्यान रखेंगे अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को, अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को, यह ध्यान रखना बेटा, अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को, और पर्टिकुलर कौन से जिले के अंतर्गत मेरे भाइयों, सिरोही में, सिरोही में बेटा क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। तो अरावली की तीव्र ढाली पहाड़ियों को सिरोही जिले के अंतर्गत अपन क्या कहते हैं बेटा, भाकर कहते हैं। एक ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात मेरे भाइयों जो मैं अभी बता रहा हूं ये भी ध्यान रखनी है बेटा, जैसे आप उदयपुर बनाते हो ना, जी सर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के समान दिखने वाला कौन बेटा, उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत जब आप जाओगे इधर की साइड में, उत्तर पश्चिम वाली साइड में, यहाँ पे, तो यहाँ पे उदयपुर के अंतर्गत उत्तर पश्चिम वाली साइड में पाई जाने वाली इन पहाड़ियों को बेटा मगरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मगरा। ये भी ध्यान रखेंगे, अच्छा पॉइंट है अरावली के अंतर्गत ये। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब कौन सा जिला है ये, उदयपुर। तो उदयपुर के, और ये साइड कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पहाड़ियों को, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पहाड़ियों को कहा जाता है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पहाड़ियों को कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई साहब, उदयपुर पश्चिम वाली जो साइड रहेगी उदयपुर की, उधर पहाड़ियों को क्या बोलते हैं बेटा, मगरा बोलते हैं। ओके सर। फिर अगली एक बात मेरे कहने से और ध्यान रखोगे भाई साहब, यहां पे आपकी एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम रहेगा मेरे भाइयों जरगा। ये आपकी एक पहाड़ी जिसका नाम है जरगा पहाड़ी, ठीक है सर। और एक पहाड़ी मेरे भाइयों जिसे आप कहते हैं रागा, जरगा और रागा पहाड़ी, जी सर। और इन दोनों पहाड़ियों की जो स्थिति है बेटा वो है आपके कहां पे, उदयपुर। अब इनके क्या है, मध्य भाग के अंतर्गत ये जल पाया जाता है, और ये जल जो पाया जाता है इसीलिए यहाँ हरा भरा एरिया हमेशा रहता है, पूरे के पूरे ये 12 महीने यहाँ जल भरा रहता है। तो आसपास का एरिया जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है, और इस जगह को ही कहते हैं क्या, देश हरो। क्या कहते हैं बेटा, देश हरो। तो एक शब्दावली ये भी ध्यान रखेंगे भाई साहब कि जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य, जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य, जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य मेरे भाइयों हरा भरा क्षेत्र, जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य पाए जाने वाला हरा भरा जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है भाई साहब, तो यह भी बेटा ध्यान रखना है, उसे देश हरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, उसे देश हरो कहा जाता है। ओके सर। अगला पॉइंट मेरे भाइयों, सॉरी, अगली कुछ बात और आपको याद रखनी है। जी सर बताइए क्या याद रखनी है इसके अंतर्गत। भाई साहब एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे राजस्थान में कुछ पहाड़ियां हैं उनको भी हमें इंपोर्टेंस, जो पहाड़ियां हैं उनको भी बता देता हूं। एक आती है भाई साहब आपकी गोलाकार पहाड़ी, कौन सी आती है, गोलाकार पहाड़ी। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये कहां पे है, अभी चर्चा करेंगे इस पे भी, गोलाकार पहाड़ी। एक भाई साहब आपकी आती है इस प्रकार से,
जिसे आप कहते हैं सर्पिलाकार पहाड़ी। कौन सी भाई साहब? सर्पिलाकार पहाड़ी। ओके सर, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। ये कहां पे है? सर्पिलाकार पहाड़ी या नाग पहाड़ी जिसे आप कहते हैं। ठीक है सर। एक आती है आपकी इस प्रकार से घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी। ओके सर, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी। और भाई साहब घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी को भाई साहब इंग्लिश के अंतर्गत ध्यान रखना हॉर्स शू भी कहते हैं। एक आती है मेरे भाइयों आपकी इस प्रकार से जिसे आप कहेंगे अर्ध चंद्राकार पहाड़ी। कौन सी बेटा? अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी। इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। और एक पहाड़ी ऐसी जिसे आप कहेंगे दोहरी तस्त्रीनुमा पहाड़ी। ये एक पहाड़ी जिसे आप कहेंगे दोहरी तस्त्रीनुमा पहाड़ी, दोहरी तस्त्रीनुमा पहाड़ी या दोहरी तस्त्रीनुमा पहाड़ी या गिरवा। इसे क्या और कहते हैं? गिरवा। अब देखो ये कुछ विशेष शब्द है, इनको भी याद रखना मेरे भाइयों, अच्छे बच्चे हैं तो आप। गोलाकार पहाड़ी है, ये आपके राजस्थान के जिस जिले में देखने को मिलती है उस जिले का नाम है क्या? बालोतरा। इस सर्पिलाकार या जो नाग पहाड़ी है ये आपको पता है ये कहां पे है? अजमेर, जहां से आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। तो ये भी ध्यान रखना, सर्पिलाकार पहाड़ी या नाग पहाड़ी कहां पे रहेगी? अजमेर। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी या बेटा हॉर्स शू, ये वाली पहाड़ी कहां पे है? तो ये बारां के अंतर्गत है। और इसमें इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से इस पहाड़ी के अंतर्गत एक झील भी पाई जाती है जिसे हाड़ौती पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। उस झील का नाम है रामगढ़ झील। कौन सी झील? रामगढ़ झील। तो कभी भी पूछे कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहां पे? बारां। जबकि बेटा घोड़े की नाल जैसा जिला है चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना। तो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी जिसे हॉर्स शू कहते हैं वो बारां में रहेगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहां है? हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहां कहां मिलती है? अच्छे से सुनना। एक तो इसका विस्तार कोटा के अंतर्गत है जी सर, एक बूंदी में है और एक झालावाड़ में है। तो कभी भी पूछे अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहां पे है? हाड़ौती में। बस इतना याद रखना, बारां को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? बारां को नहीं लेना है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो जाएगी कोटा, बूंदी और झालावाड़। और दोहरी तस्त्रीनुमा या गिरवा पहाड़ी कहां पे है? तो भाई साहब ये रहेंगी आपके उदयपुर में। कहां रहेंगी? उदयपुर के अंतर्गत। और इन्हीं के बीच में आपका स्थित है, आपका बसा हुआ है क्या? उदयपुर शहर। तो भाई साहब दोहरी या तस्त्रीनुमा जो पहाड़ी है वो कहां पे रहेगी? आपके उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। और इसी के बीच में स्थित है आपका कौन? उदयपुर शहर। दोबारा से देखो यहाँ काफी अच्छी शब्दावली आपको दिख रही है महत्वपूर्ण बिंदु में। भाई साहब सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में रहेगा, न्यूनतम विस्तार अजमेर में रहेगा। भाकर किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला की तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियों को सिरोही में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। देसरो आपके उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का जो एरिया हरा भरा हमेशा रहता है उसे कहते हैं देसरो। गोलाकार पहाड़ी बालोतरा में देखने को मिलती है। कुछ विशेष संरचना वाली पहाड़ियां, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं। सर्पिलाकार पहाड़ी या नाग पहाड़ी कहां पर रहेगी? अजमेर में, जिससे लूनी नदी निकल के आती है आपकी। बारां के अंतर्गत रामगढ़ झील जो पाई जाती है वो कौन सी पहाड़ियों में है? तो ध्यान रखना भाई साहब घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी या हॉर्स शू पहाड़ी रहेगी। ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी पूरे हाड़ौती में रहेगी, बस बारां नहीं लेना है। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़। उदयपुर में दोहरी तस्त्रीनुमा या गिरमा पहाड़ी जो पाई जाती हैं उन्हीं के बीच में है उदयपुर शहर। और एक शब्द था मेरे पास मगरा। उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरे भाइयों, वो खुशखबरी आपके लिए लेके आ चुका हूं। जी सर बताइए। भाई साहब लक्ष्य का संग दें, अपने सपनों को उड़ान दें, इसमें कोई शक नहीं है। इतना आपने जान भी लिया होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे भाइयों। राजस्थान भूगोल निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट में कराने के लिए जा रहा हूं मेरे भाइयों। अच्छे से सुनना भाई साहब, उस पढ़ाई का भी कोई महत्व नहीं जिसके अंतर्गत आप टेस्ट ना दो, केवल आप ओनली फॉर कंटेंट पे ही ध्यान दो। ध्यान से सुनना भाई साहब, बात क्या है? निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं अपन। और इसमें जो मेरी क्लास हो चुकी है वो कहां तक आएंगी मेरे भाइयों? जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, आज लगभग 13 क्लास के करीब करा चुका हूं, उसमें केवल ये टेस्ट रखा गया है आपकी 1 से और भाई साहब 6वीं क्लास तक। इसका मतलब आपकी छठी जो क्लास है अपन ने ज्योग्राफी की ली है, उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या किया था। देखो 2 टॉपिक इसमें रखे गए हैं, राजस्थान का स्थिति विस्तार और संभागीय व्यवस्था। राजस्थान का स्थिति विस्तार और संभागीय व्यवस्था को इसमें अपन ने लिया है। तो भाई साहब क्लास जो अपनी फर्स्ट थी ज्योग्राफी की, उससे लेकर और मेरे भाइयों क्लास कितने नंबर तक रहेगी? ये 6 नंबर तक रहेगी, ये ध्यान रहे। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 6 नंबर तक मेरे भाइयों आपका टेस्ट रहेगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मेरे भाइयों वो वापस से प्ले लिस्ट में जाए और आराम से वहां से अध्ययन
करें और आपका जो टेस्ट है उसे मेरे भाइयों आप जरूर अटेंड करें। दूसरी बात, ये जो टेस्ट बनवाया गया है वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रहे कथन कारण के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों, काल क्रमानुसार वाले कारण इसमें प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे, सुमेलित वाले प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे। मैंने उसी तर्ज पे ये बनवाया है। दूसरा बात, टॉपिक ये दे रखा मैंने अवस्थिति व विस्तार, प्लस इसमें ध्यान रहे संभागीय व्यवस्था भी रहेगा। क्या रहेगा बेटा? प्लस इसमें संभागीय व्यवस्था को भी मैंने इंक्लूड करवाया है। जी सर। तो संभागीय व्यवस्था, स्थिति व विस्तार। और भाई साहब टेस्ट कब रहेगा? तो 8 फरवरी रविवार, इसका मतलब कल होगा ये। और कितने बजे से शुरू होगा? 10 बजे से शुरू होगा मॉर्निंग के टाइम पे। कितनी देर का होगा सर? 1 घंटे का टेस्ट होगा। क्वेश्चन कितने होंगे सर? 50। इसका मतलब वापस समझा रहा हूं, ध्यान दो बेटा, ये इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 प्रश्न रहेंगे। कितने बजे शुरू होगा? तो भाई साहब 10 AM पर शुरू होगा। जी सर। कितने आवर्स का होगा? 1 घंटे का टेस्ट होगा। सर कहां से देंगे? ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होगा? तो आ जाइए भाई साहब, देखो ये दे रखा, QR कोड को स्कैन कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया। उसके बाद लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का आपको ये ऐप दिखेगा मेरे भाइयों, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने आप आपके लिए खुल जाएगा भाई साहब। कितने बजे? 10 बजे। बेसब्री से इंतजार कीजिए इस टेस्ट का, तब आपको पता चलेगा बेटा पढ़ाई किसे कहते हैं। फालतू की बातों में अपन को नहीं उलझना है, अपन को बस अपना जो सक्सेस पॉइंट है वो दिखना चाहिए मेरे भाइयों। और उसके लिए ज्योग्राफी में मैं आपके लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। तो ये जो पहला टेस्ट में लेने के लिए जा रहा हूं अवस्थिति व विस्तार और संभागीय व्यवस्था का, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह बच्चे जिन्होंने ये क्लास नहीं पढ़ी है, मैं फिर कह रहा हूं मेरी प्ले लिस्ट में जाइए और 1 से 6 तक पूरी क्लासों का अध्ययन कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट को दीजिए। 10 बजे होगा कल रविवार को, 50 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का होगा। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर आपका ज्वाइन कीजिए ऐप और मेरे भाइयों इस पे आपका ये 10 बजे पेपर होगा। क्लियर? ऐसे ही अपन एक एक पेपर लेते चलेंगे बेटा, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस। लास्ट में पूरे सिलेबस का फुल लेंथ पेपर भी रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले जीरो से आपको तैयार करना मेरी एक भूमिका इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसमें। अब अगली बात सर, अगली बात ये जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है मेरे भाई, उसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग से संबंधित आपके PYQ जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसे किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके लक्ष्य के एप्लीकेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जो PYQ की बुक है इसमें अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। ये जब बुक आएगी भाई साहब मार्केट के अंतर्गत तो धमाका मचाते हुए जाएगी, क्योंकि इसमें PYQ सारे डाले गए हैं, 2026 तक के डाले गए हैं। जो लास्ट पेपर रीट हुआ है उसे भी डाला गया है और सबका व्याख्यात्मक विवरण दिया गया है आपके अपने गौरव राजपूत सर के द्वारा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा मेरे भाइयों। और अगली बात मेरे भाइयों, कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी नया स्टूडेंट, कोई भी नया विद्यार्थी मेरे भाई, कोई भी नया छात्र अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहता है लक्ष्य क्लासेज का, और उसे लगता है कि यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है वास्तव में वो कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, इससे हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो सकता है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर।